नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन आरएस का जो प्री का सिलेबस है उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि आरएस प्री के अंदर जो साइंस का पार्ट रहता है, साइंस और टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनका बेसिक टॉपिक क्या रहता है, उससे संबंधित आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो अपना वास्तव में टॉपिक का है वो है सिलेबस एनालिसिस, यानी आपका आरएस का सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है वो कैसा है, क्या क्या टॉपिक उसमें दिए गए हैं, उनसे संबंधित आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण से रिलेटेड है, अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन, ये टॉपिक है पहला, फूड एंड न्यूट्रिशन। आहार और पोषण का है। इसके अंदर आता क्या है, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। तो देखिए, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि पहले जो चीज़ अपनी रहेगी वो रहेगी संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन के बारे में पढ़ते हैं। और संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर क्या, बैलेंस्ड डाइट, उसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, अर्थात इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम वसा के बारे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स, खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे, और जल के बारे में पढ़ते हैं। जल, तो जल है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है और मिनरल्स जो होते हैं जो शरीर के अंदर वृद्धि विकास से रिलेटेड, अर्थात शरीर के अंदर लगभग 24 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो मिनरल्स के रूप में हम लेते हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपन तैयारी करते हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं कि इनकी कमी होगी तो क्या होगा। जैसे कि लास्ट बार एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न था कि जो शुगर के नाम दे रखे थे उनके साधारण नाम पूछ लिए गए थे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, सुक्रोज होती है उसे किचन शुगर के नाम से जानते हैं, लैक्टोज होती है उसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। तो उस तरीके का जो क्वेश्चन आया था वो आपके यही कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही पूछा गया था। उससे पहले भी जो प्री का एग्जाम हुआ उसमें पूछा कि फैट की कमी की वजह से डेफिशिएंसी या अभाव रोग होते हैं। तो जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं वो फैट की कमी की वजह से होते हैं, जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है। यदि पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो पानी की कमी बॉडी के अंदर हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा जिसे अपन निर्जलीकरण कहते हैं, जिससे कि हैजा के अंदर, उल्टी के अंदर देखा जाता है। तो किसी को उल्टी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो उस परिस्थिति में पानी की कमी हो सकती है। तो इनसे रिलेटेड होगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती है तो क्वाशियोरकोर या मेरेस्मस डिजीज हो जाते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, अर्थात सोयाबीन के अंदर होता है। बाकी कुछ एल्गी ऐसी होती हैं, शैवाल ऐसी होती हैं जिनके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे क्लोरेला, जिसे स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा ही जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है जिसे अपन रेटिनॉल कहते हैं, कमी हो जाए तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्रेटोमलेशिया हो जाता है, जीरोप्थैलेमिया हो सकता है। B1 की कमी हो जाए तो B1 की कमी की वजह से वेरी डिजीज हो जाता है। तो इस तरीके जनरल से क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इनके सोर्स क्या है, इनकी कमी से होने वाले डिजीज क्या हैं, ये इनका काम क्या है, इससे रिलेटेड अपने को किस पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनरल्स की बात करें तो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके बारे में जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेते हैं कि आयरन की कमी शरीर के अंदर हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो
ऑक्सीजन का शरीर में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियों में छेद हो जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पार्ट इसके अंदर होगा वो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण जिसे कहते हैं, अर्थात एनर्जी का लेवल कम हो सकता है या किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। आपको सिंपल पूछ लिया जाए कि क्वासी-ओरकोर क्या है, तो क्वासी-ओरकोर प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाला डिजीज है। प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाला डिजीज, जिसमें एनर्जी लेवल कम होता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है। और उस कुपोषण से बचने के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होता है, शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उसमें स्पाइरुलिना की टैबलेट दी जाती हैं। तो स्पाइरुलिना जो होता है उसकी टैबलेट दी जाती हैं। स्पाइरुलिना को कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि मिल्क को भी, दूध को भी कंप्लीट फूड या संपूर्ण भोजन कहा जाता है। तो इस तरीके की जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके के जल है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, इनके सोर्स, इनके नाम, स्पेसिफिक काम और उनकी कमी से होने वाले डिजीज, इस तरीके की बातें यहाँ पर की जाती हैं। क्लियर बात। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड से रिलेटेड, जिसमें अपन ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में स्पेशली चर्चा करते हैं। तो हम इसको ब्लड से रिलेटेड देखिए, जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक आता है ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड बातें करेंगे अपन, प्लाज्मा। और दूसरा आता है ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिका। ये जो ब्लड प्लाज्मा है, इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर से प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि ब्लड के अंदर होता क्या है, तो पानी की मात्रा होती है। प्लाज्मा में लगभग 92% के लगभग पानी की मात्रा होती है। बाकी इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर हो सकता है कि आपसे एल्बुमिन प्रोटीन पूछ ली जाए, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाकी ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स पाई जाती है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरीके के प्रोटीन से रिलेटेड तो पूछ लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्माण का कार्य कौन करती है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन करती है। या जो मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं। और हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा साल्ट जो पाया जाता है वो NaCl है, जिसे कि अपने बॉडी के अंदर ब्लड का सामान्य लवण कहा जाता है। तो ब्लड का सामान्य लवण के नाम से जानते हैं, तो ये नॉर्मल सैलाइन होता है। तो इससे इस तरीके के प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं। इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एक RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स के बारे में। RBC जो लाल रक्त कणिका होती है, WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिका, और एक प्लेटलेट्स होती हैं। इनके काम पूछे जा सकते हैं कि RBC का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। RBC की संख्या कितनी होती है, कम हो जाए तो क्या होगा, RBC लाल क्यों होती है, हीमोग्लोबिन की वजह से। इस तरीके के जनरल से क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि ब्लड के अंदर यदि किसी को चोट लग जाती है तो ब्लड का क्लॉट बनाने में कौन सी ब्लड कार्पसल्स काम करेगी, तो प्लेटलेट्स। यदि रोगों से रिलेटेड सुरक्षा प्रदान करती हैं तो WBC होती है। तो इनसे रिलेटेड अपन को जनरल तैयारी करनी है कि RBC, WBC, प्लेटलेट कितनी संख्या होती है, कितना जीवन काल होता है, कितना क्या काम करती हैं, इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, अधिकता हो जाए तो क्या होगा। जैसे कि अधिकता हो जाए, यदि WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो WBC की संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर। तो इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो यहाँ से एक प्रश्न उठाया जाता है
वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होता है। ब्लड ग्रुप जिसके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा बताया गया था। और ब्लड ग्रुप जो होते हैं उस ब्लड ग्रुप में हमें ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ। इनमें पूछ लेते हैं कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। तो यूनिवर्सल डोनर आप जानते हैं ओ होता है। और ये सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर का कार्य करता है ब्लड ग्रुप ए बी करता है। तो ए बी वाला सबका ब्लड ले सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। पूछ लेते हैं किसके अंदर एंटीजन नहीं होता। तो ओ के अंदर एंटीजन नहीं होता और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो इस तरीके के जनरल से प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप की तब जरूरत पड़ती है पहचान करने की जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। तो रक्त ब्लड का जो लेना देना किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, किसी को इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ता है। उसका एंटीजन क्या है ये चेक करना पड़ेगा। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये सब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ही टर्म होती हैं। क्लियर बात। तो यहाँ से रिलेटेड अपन को इस तरीके के शब्द आते हैं कि किसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, और आरएस के अंदर लास्ट बार एक प्रश्न पूछा भी हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है, पर्याप्त समय हमारे पास नहीं है कि उसके ब्लड की जांच की जाए, तो निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप उसे आसानी से चढ़ाया जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन आया था ओ माइनस। ओ माइनस चढ़ाया जा सकता है। यदि ओ प्लस और ओ माइनस है तो ओ माइनस आंसर चला जाएगा, क्योंकि ओ माइनस जो शब्द है, माइनस जो चिन्ह है, वो ये बता रहा है कि उसके अंदर RH फैक्टर नहीं है। तो ओ माइनस आंसर चला जाएगा, क्योंकि ओ माइनस सर्वदाता का काम करता है। यदि मैं ऐसे बोलूं कि ए प्लस ब्लड ग्रुप है, तो इसमें जो प्लस चिन्ह है ये RH फैक्टर को बता रहा है। RH फैक्टर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जो हमारी RBC की सरफेस पर पाई जाती है, जिससे अपन बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर को रीसस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसे रीसस बंदर के अंदर सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए उसे RH फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जनरल प्रश्न बन जाते हैं। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि अपने शरीर के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, नॉर्मली ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज रोग हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस जिसे कहते हैं। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पा रहा है, तो कौन सा हेरिडिटी डिजीज है, आनुवांशिक रोग कौन सा है। तो चोट लगने पर यदि ब्लड का क्लॉट नहीं बन पा रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर हीमोफीलिया रोग हो रहा है, जिसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज यानी ब्लड से रिलेटेड है लेकिन उसे डिजीज से भी रिलेटेड कर दिया गया। तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चन आते हैं अपने इस टॉपिक से। तो ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर कौन किसको ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। या पूछ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले की शादी ब्लड ग्रुप बी वाली महिला से कर दी जाए तो उनकी संतानें कौन से ब्लड ग्रुप वाली होंगी। इस तरीके का जनरल क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारी जानकारी अपन ब्लड टॉपिक के अंदर करते हैं। यहाँ से इस तरीके के जनरली क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर बात। तीसरा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वास्थ्य और देखभाल, यानी कि हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, स्वास्थ्य और देखभाल जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजीज आते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज आते हैं। बेसिकली अपन बात करें कि जो डिजीज हैं, रोग हैं, रोग से रिलेटेड ध्यान रहे कि एक या दो क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जा रहे हैं। कंफर्म इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है। डिजीज, रोग, रोगों को अपन मेनली दो ही कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो जन्म के समय भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग ये जन्म से ही होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय से ही होते हैं, तब इन्हें जन्मजात कहते हैं। और एक होते हैं अर्जित रोग। अर्जित का मतलब होता है जो जन्म के बाद होते हैं,
तो जो जन्म के बाद होते हैं उन्हें अपन एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, और जन्म के समय होते हैं, ये जन्म के समय होने वाले जो डिजीज हैं इन्हें आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। कौन से रोग कहा जाता है इनको? आनुवांशिक, या अपन इन्हें हेरिडिटी डिजीज भी कह देते हैं। हेरिडिटी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिक रोग शब्द तब यूज किया जाता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि इनका जो रेगुलेशन करता है वो जीन करता है, जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो या तो ये क्रोमोसोम के डिफेक्टिव हो जाने की वजह से होते हैं, या क्रोमोसोम पर जो जीन की स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाती है, उसकी वजह से हो सकते हैं। जैसे आपने सभी ने विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोमल डिफेक्टिव डिजीज सुन रखे हैं। आपने डाउन सिंड्रोम सुना है, पटाउ सिंड्रोम सुना है, कैट क्राई सिंड्रोम सुना है, या सुपर मेल सुना है, सुपर फीमेल सुना है। ये सारे के सारे डिजीज जो आते हैं वो सारे के सारे हेरिडिटी डिजीज के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम अर्थात हमारे बॉडी के अंदर जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब होती हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया है, एल कैप्टोन यूरिया है, एल्विनिज्म है, रंजकहीनता, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसी के अंदर जैसे कि आपने हीमोफीलिया नाम सुना अभी, तो हीमोफीलिया जो डिजीज है वो भी किस तरीके का डिजीज हो जाएगा आपका? हेरिडिटी डिजीज। ऐसे ही हीमोफीलिया, आपने सभी ने वर्णांता नाम सुन रखा है। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो कलर दिखाई नहीं दे पाते। या आपने सभी ने सिकल सेल एनीमिया नाम सुना है। सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर हमारी जो आरबीसी होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। बाकी थैलीसीमिया, तो थैलीसीमिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, एल कैप्टोन यूरिया, ये सारे के सारे डिजीज के अंदर पड़ेंगे। जनरल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा डिजीज है जो कि हेरिडिटी टाइप का नहीं होता, आनुवांशिक नहीं होता, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हीमोफीलिया है, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, टाइफाइड है। तो टाइफाइड हेरिडिटी डिजीज नहीं है। इस तरीके के डिजीज यहाँ से आते हैं। फिर ये जो अर्जित रोग हैं जो जन्म के बाद होते हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटना पड़ता है। एक होते हैं ये इन्फेक्शियस, संक्रामक, इन्फेक्शियस, और एक होते हैं ये असंक्रामक, असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। देखिए, इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि जो विशिष्ट प्रकार के स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस की वजह से होते हैं। कोई ना कोई रोग कारक होता है, रोग फैलाने वाला फैक्टर होता है, उसकी वजह से होते हैं, तो इन्हें संक्रामक। और जिसमें रोग फैलाने वाला कोई पैथोजेंस या रोग कारक नहीं होता, कोई सूक्ष्म जीव का उसमें कोई रोल नहीं होता, तब उसे बोलते हैं असंक्रामक। एक दो एग्जाम्पल की वजह से अपन देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर सारे के सारे अपन पढ़ेंगे प्रोटोजुआ जनित, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, या बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, या वायरस की वजह से हो सकते हैं, या फंजाई की वजह से हो सकते हैं। फंजाई, फंजाई को बोलते हैं कवक, फफूंद कहते हैं इसे, कवक की वजह से हो सकते हैं, या हेलमिंथ की वजह से हो सकते हैं, हेलमिंथ से हो सकते हैं। जैसे प्रोटोजुआ जनित रोग का उदाहरण मैं बोलूं तो प्रोटोजुआ की वजह से मलेरिया होता है, अफ्रीकन निद्रा रोग होता है, काला अजार डिजीज होता है, चागास डिजीज होता है, पायरिया होता है, ये प्रोटोजुआ से होता है। बैक्टीरिया से यदि देखें तो ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, टिटनेस है, टाइफाइड है, या अपने सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज होते हैं। वायरस से, वायरस आजकल चर्चा में चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 जिसे कहते हैं। उससे पहले चला था वो सार्स चला था। फिर उससे पहले भी बहुत सारे डिजीज आ चुके हैं जो वायरस से रिलेटेड थे। आपने इन्फ्लुएंजा नाम सुना है, आपने पोलियो सुना है, आपने चिकन पॉक्स सुना है, आपने स्मॉल पॉक्स सुना है, हेपेटाइटिस सुना है, एड्स सुना है, जुकाम सुना है। ये सारे के सारे वायरस से रिलेटेड डिजीज होते हैं। फंजाई से रिलेटेड डिजीज पूछ लिया जाता है कि दाद, खाज, खुजली का कारण क्या है,
या एथलीट फुट सिंड्रोम जो खिलाड़ियों के अंदर मोस्ट कॉमनली डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो फंजाई की वजह से होता है। गंजापन हो जाता है तो गंजापन जो होता है उसका कारण क्या होता है, फंजाई। या हेलमिंथ की वजह से होते हैं, जैसे आपने एक नारू रोग सुना होगा, नारू रोग या एस्केरियासिस होता है या टीनियासिस होता है, ये डिजीज ऐसे हैं जो कि हेलमिंथ की वजह से होते हैं। तो इसमें अपन इन्फेक्टिव डिजीज को रखते हैं। जो नॉन इन्फेक्टिव हैं उसके अंदर अपन जाना पहचाना सा रोग पड़ते हैं जो आजकल खूब चर्चा में भी चल रहा है, कैंसर। कैंसर जिसे अपन कार्सिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ओंकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि कैंसर एक नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज है, असंक्रामक रोग जिसमें कोई पैथोजेंस का रोल नहीं होता, बस हमारी बॉडी के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया में हो जाता है। जब ज़्यादा समसूत्री विभाजन बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं तो कोशिकाओं के ग्रुप बन जाते हैं। उस सेल के जो ग्रुप होते हैं, कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं, उसी को हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं या कैंसर की गांठ कहते हैं। यदि एक ही स्थान पर बनती हैं तब उसे विनाइन कैंसर कहते हैं, और यदि इधर उधर स्थान बदलने लग जाती हैं तब इस स्थान बदलने की क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये कैंसर मैलिग्नेंट कैंसर कहलाता है जिसका जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं होता। कैंसर जिस जीन की वजह से होता है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं, और कैंसर उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें कार्सिनोजन के नाम से जाना जाता है, तो कार्सिनोजन उन्हें कहा जाता है। तो कैंसर एक असंक्रामक नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज है। कैंसर अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे एनीमिया। तो एनीमिया सिंपल प्रश्न होता है, एनीमिया किस प्रकार का रोग है, संक्रामक। एनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, या हमारी बॉडी के अंदर यूँ कहें कि टोटल ब्लड की कमी होने से एनीमिया होता है। तो आरबीसी है, आयरन है, हीमोग्लोबिन, सब की कमी से एनीमिया हो सकता है। या इसके अंदर आते हैं अभाव रोग। अभाव रोग डेफिशिएंसी डिजीज। अभाव रोग का मतलब होता है कि ऐसे डिजीज जो कि हमारे माल न्यूट्रिशन से होता है, कुपोषण की वजह से होता है, या जो बैलेंस डाइट कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन है इनकी कमी किसी के अंदर हो जाती है, तो इस तरीके के डिजीज होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। या बॉडी के अंदर हार्मोन से रिलेटेड, हार्मोन से संबंधित डिजीज हो सकते हैं, हार्मोन संबंधी रोग सारे इसमें आते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, किसी के अंदर थायरोक्सिन की कमी होती है तो गोइटर या गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, किसी के अंदर पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो पैराथार्मोन की वजह से टेटेनी रोग हो जाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की किसी में कमी हो जाती है तो एडिसन रोग हो जाता है। यदि ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं जो पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है उसकी वजह से बोनापन हो जाता है। ये जितने भी हार्मोन से रिलेटेड डिजीज हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं वो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हार्मोन की कमी और अधिकता दोनों से होने वाले डिजीज को भी इसके अंदर रखते हैं। तो इसमें अपन विभिन्न प्रकार के रोग, उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग या उनकी थेरेपी, यदि कोई स्पेशल प्रकार का ट्रीटमेंट है तो उसके लिए, या विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन से रिलेटेड बात करते हैं, वैक्सीनेट टीकाकरण से रिलेटेड, या एंटीजन एंटीबॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं, टीका किस आधार पर बनाया जाता है, उससे संबंधित जो चर्चाएं की जाती हैं वो सारी सारी इस चैप्टर में की जाती हैं। तो पर्टिकुलर डिजीज का टाइप, डिजीज के फैलने के वाले कारक, उनका ट्रीटमेंट प्लान, उनकी वैक्सीनेशन या उसका स्पेसिफिक प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन या जांच होती है उससे रिलेटेड इसमें बात की जाती है। क्लियर बात। तो इस टॉपिक में अपन ये सब रोगों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट दे रखी है वो है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन और उनके प्रभाव। ये टॉपिक दिया गया है, यानी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण। चूंकि हम जहाँ रहते हैं वो सब जितने भी लिविंग स्पेसीज होती है उसके चारों ओर उसका वातावरण होता है, और हमारे चारों ओर पाए जाने वाला जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके अंदर कोई भी कारक है, चाहे वो फिजिकल फैक्टर है या केमिकल फैक्टर है या कोई बायोटिक फैक्टर है,
भौतिक कारक है, रासायनिक कारक है या जैविक कारक है, वो सारे के सारे हमें चारों तरफ से घेर के रखते हैं। इसी को अपन एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें स्थल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है। जैसे स्थल पर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, हम स्थल पर रहते हैं तो स्थल मंडल बनाते हैं। पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो जल मंडल बना लेते हैं, और जो हवा में रहते हैं, वायु में रहते हैं, वो वायुमंडल बनाते हैं। इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो सारी की सारी किसमें करते हैं अपन? एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं, वातावरण के अंदर। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? स्थल मंडल की बात कर लेते हैं, स्थल पर रहने वाले। अब स्थल पर जंतु भी रहते हैं, पादप भी रहते हैं। वायुमंडल, वायु में रहने वाले जो जीव होते हैं और जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो मिलकर बनाते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। और ये सारे के सारे किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, इनमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इस पर चर्चाएं की जाती हैं। एक होता है स्पेशली जैविक, जैव से रिलेटेड। एक बायोटिक फैक्टर होता है, बायोटिक फैक्टर जीव। इसके अंदर पादप, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एक जंतु हो सकते हैं, एनिमल्स। जैसे आपको जनरल यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कौन सा प्लांट है जो कि परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो अमरवेल आपने नाम सुना है। अमरवेल क्या है? एक परजीवी पादप है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पादपों के शरीर पर होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जंतु के शरीर के अंदर उगने लग जाते हैं। तो इस तरीके की जो इंटरेक्शंस होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं एक दूसरे जीवों के बीच में, वो सब अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा भोजन पादपों से प्राप्त होता है, तो वो ऑटोफेजिक होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। हम परपोषी हैं, क्योंकि बिना पादपों के हमारा कोई स्थायित्व नहीं है। लेकिन हर पादप में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिन प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है उनके लिए क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जैसे अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः उसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। आपसे पूछ लिया जाता है कि कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को खाने लग जाते हैं, तो जो कीटों को खाएंगे उन्हें इंसेक्टिवोरस, कीटाहारी पादप कहते हैं। तो स्पेसिफिक टाइप की जमीन के अंदर वो पाए जाते हैं। उस जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए वे कीटों को खाने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें कीटाहारी पादप कहते हैं। तो उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, ये सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स में क्या एक दूसरे के अंदर अन्योन्य क्रिया होती है। कुछ ऐसा संबंध होता है जिसमें, जैसे मान लीजिए सिम्बायोटिक है, सहजीवी है या कोऑपरेशन है। तो सहजीवन का मतलब जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमेशा एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उसे सहजीवन कहते हैं। जिसमें आपने सबसे अच्छा उदाहरण सुन रखा होगा, लाइकेन। लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई दोनों के सिम्बायोसिस से साथ रहने से बनता है। और लाइकेन का यूज करते हैं वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए। जिन जगहों पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन को छोड़ दिया जाता है, और लाइकेन की मृत्यु हो जाती है तो समझ लो वहाँ पर SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है। और यदि आराम से लाइकेन सर्वाइव करता है तो वहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से उठा लिए जाते हैं। या इसी फैक्टर के अंदर हमें पढ़ना पड़ता है पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखिए इनके परिवर्तन यानी वातावरण में जो चेंज आते हैं वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पॉल्यूशन जैसे कि मान लीजिए कि वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस है जो हल्के पीले रंग की होती है, जिसकी वजह से आजकल ताजमहल का पीला रंग हो गया है, तो SO2 हो जाएगी। वायुमंडल में सबसे विषैली गैस कौन सी है जो डायरेक्ट श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। यदि पूछे कि कौन सी गैस है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, SO2 हो जाएगी। तो इस तरीके के यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। या पूछ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, आजकल बहुत प्रश्न आता है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। और ऐसी वर्षा जिसकी pH 5.5 से कम ही रहती है, अर्थात अम्लीय प्रकृति की होती है, इसलिए उसे अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, जिससे स्टोन लेप्रोसी हो जाता है। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन हो सकता है। या
जल प्रदूषण हो सकता है। जल प्रदूषण, जल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ जब मिलते जाते हैं तो उसके अंदर बीओडी बढ़ जाता है। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल सा प्रश्न आता है कि बीओडी का बढ़ना बताता है जल प्रदूषण को, स्वच्छ जल को, वायु प्रदूषण को, नाभिकीय प्रदूषण को, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जल प्रदूषण जितना ज्यादा होगा बीओडी का मान उतना ही ज्यादा होगा। जल के अंदर अनेक प्रकार के पॉल्यूशन के रूप में, जैसे पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अब KRS के पेपर के अंदर पूछा हुआ भी है कि पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी के अंदर कैडमियम की ज्यादा मात्रा हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग हो गया। तो इस तरीके के डिजीज यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। या पूछ लेते हैं कि नाभिकीय प्रदूषण होता है। नाभिकीय प्रदूषण, जहाँ पर नाभिकीय भट्टी होती हैं या विभिन्न प्रकार के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी हो सकता है। जैसे कि यूरेनियम की वजह से हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से ऐसा होता है। जैसे पोलोनियम है, पोलोनियम की वजह से फेफड़ों पर असर पड़ता है, अर्थात फेफड़ों के अंदर डिजीज हो जाता है, कैंसर होने की संभावना होती है। यूरेनियम है, तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या विभिन्न प्रकार के, आपने सुना होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, उसकी वजह से आज वहाँ पर ब्लड कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो गई है। कारण क्या है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं ये एनवायरनमेंट के अंदर म्यूटेशन का कारण होता है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कर देते हैं और उत्परिवर्तन की वजह से किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पर कोई ना कोई इन्वर्स इम्पैक्ट होता है या एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब इसमें अपन पढ़ लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में बातें कर लेते हैं। साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि जैसे जितने हमारे जो कान होते हैं वो लगभग WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे कानों के लिए 45 डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए। यदि 80 डेसिबल से ज़्यादा होती है तो उसे पॉल्यूशन या शोर कहते हैं। तो साउंड पॉल्यूशन हो गया, जो भी हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ये अपना जो टेम्पोरल पार्ट है, सुनने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। लंबे टाइम तक सुनते रहें तो उससे अपना पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस तरीके के यहाँ से जनरल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसी के अंदर एक पारिस्थितिकी तंत्र आता है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर अपन दो कंपोनेंट लेकर चलते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। इन पर इसमें चर्चा की जाती है। इसका मतलब यह है कि ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, जैविक के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, पादप प्लांट्स के बारे में सम्मिलित करते हैं। इसमें एनिमल्स, जंतुओं को पढ़ते हैं। इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सब से मिलकर बनता है ये। और जो एबायोटिक अजैविक है, इसके अंदर लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर सॉइल, मृदा के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जल, वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हरे भरे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। प्रकाश की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाती है। जिन जगहों पर नॉर्मल सूर्य का प्रकाश पहुंचता रहता है वहां पर पादप ज़्यादा होते हैं। जहां पादप ज़्यादा होते हैं वहां पर जीवों के पाए जाने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ये लाइट से भी प्रभाव होता है। सॉइल, यदि जमीन उपजाऊ है तो वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी, वनस्पति ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जंतु भी ज़्यादा होंगे। जल, जल बिन पानी सब सून, बिना पानी के कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जीवन की उत्पत्ति होने में टाइम भी इसीलिए लगा था क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में नहीं पाई जाती थी। RS प्री के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि यदि वातावरण से समस्त वनस्पति को नष्ट कर दिया जाए तो मृत्यु का कारण क्या होगा, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। क्योंकि ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाएगी तो जितने भी वायवीय श्वसन करते हैं
एरोबिक एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर श्वसन की क्रिया नहीं होगी और सारे जीव मर जाएंगे। तो ये सूर्य का प्रकाश है, मृदा है, जल है, ह्यूमिडिटी होती है, इन सब से भी बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है, इकोसिस्टम चेंज होता है। इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार के जो चक्रण होते हैं या एनर्जी फ्लो, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं फिर कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। एनर्जी फ्लो जैसे कि सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश पादपों पर पड़ता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से वही जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और केमिकल एनर्जी धीरे धीरे अलग अलग उपभोक्ता कंज्यूमर तक कैसे कैसे पहुंचती है, उसे अपन पिरामिड्स के रूप में पढ़ते हैं, जिससे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। जो संख्या का पिरामिड है, भार का पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड है, ये सब इसके अंदर पढ़ लिए जाते हैं। एक पढ़ते हैं अपन चक्रण, साइकिल, जैसे कि गैसीय चक्र, अवसादी चक्र। गैसियस में नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं, ऑक्सीजन चक्र पढ़ते हैं, हाइड्रोजन चक्र है, ये सब चक्र पढ़ते हैं। अवसादी सेडिमेंट्री, अर्थात उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश करते हैं, कौन कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं और कैसे फिर एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं। तो ये यहाँ से जनरल से इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इस जैव विविधता शब्द बायोडाइवर्सिटी देखिए इसका मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी यानी जो जीव हैं वो किसी भी एक एरिया के अंदर कितने ज़्यादा हो सकते हैं। किसी भी स्थान पर जीवों के पाए जाने की संभावना जितनी ज़्यादा होती है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। अर्थात वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वहाँ जीव ज़्यादा रहना पसंद कर सकता है। अर्थात हो सकता है कि वहाँ ज़मीन उपजाऊ हो सकता है कि वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकता है कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में हो सकता है कि वहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप कम होता हो, इंटरफेयर मनुष्य ज़्यादा ना करता हो, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। एक सिंपल से प्रश्न से समझ लें कि जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, और हमें दे दिया जाए कि एक खेत में पाई जाती है, एक खेत में हमें बोल दिया जाए कि एक बाग बगीचा में पाई जाती है, हमें बोल दिया जाए कि रेगिस्तान में पाई जाती है, हमें बोल दिया जाए कि महासागर में पाई जाती है। ये इस तरीके के ऑप्शन देकर हमें यही प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि इसको किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं अपन। बायोडाइवर्सिटी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग पढ़ाई जाती है, साइंस के अकॉर्डिंग अलग पढ़ाई जाती है। साइंस के अकॉर्डिंग अपन विभिन्न प्रकार के जो पादप जगत है, जंतु जगत है, उनसे रिलेटेड अपन बात करते हैं कि कौन से जंतुओं में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कौन से पादपों में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कौन से पादपों के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है। ऑप्शन दे देते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बताता है, क्योंकि हर वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन उनमें पाए जाते हैं, अडेप्टेशन होता है। तो देखिए इसमें ये सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, यानी कहाँ पर जीवों के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको प्रश्न आंसर क्या जाएगा आपका, महासागर के अंदर, ओशियन के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। ओशियन, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा है तो वहाँ पादप भी ज़्यादा होंगे। पादप का मतलब यहाँ पादप जो महासागर के अंदर होते हैं वो एल्गी हो सकते हैं, थैलोफाइट्स हो सकते हैं, शैवाल हो सकती हैं। वैसे भी सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस से, वो समुद्रों से ही आती है, क्योंकि समुद्रों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, जिसमें प्लांट ज़्यादा हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक के नाम से जानते हैं। तो जब पादप प्लवक हैं तो उन्हें खाने वाले जंतु प्लवक जूप्लैंक्टन्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा, महासागर। इन जगहों पर एक लिमिट में ही बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। क्लियर बात। बायोडाइवर्सिटी के टाइप क्या होते हैं, अर्थात अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, गामा है, क्या है।
तो उसके प्रकार ही इसमें पढ़ लिए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी को खतरा किन चीज़ों से है, तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा क्या है, तो खतरा किससे हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को खतरा, तो हो सकता है कि मनुष्य का हस्तक्षेप, एक तो खुद मनुष्य का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, इंटरफेयर मनुष्य ज़्यादा करता हो, जैसे कि आजकल इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होते जा रहे हैं इसलिए वनस्पति कम होती जा रही हैं, या हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के या जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल उपलब्ध ही ना हो तो वहां पर पादप और जंतु कम रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कि विशिष्ट प्रकार के कुछ पादप या खरपतवार की वजह से भी नष्ट हो जाती है, खरपतवार की वजह से, जैसे आपने आइकोर्निया नाम सुना होगा, आइकोर्निया जिसे जलकुंभी के नाम से जानते हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा पहुंचाता है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, आइकोर्निया जलकुंभी। या ऐसे ही पार्थेनियम, तो पार्थेनियम वे खरपतवार है जिसकी वजह से भी ये बायोडाइवर्सिटी कमजोर होती है। ऐसे ही आपने नीली या पीली कटेली सुना होगा, जिसे जो कि खेतों में उग जाती है, पीले पीले से चाय के दाने से निकलते हैं, उससे भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। तो किसी भी तरीके से हो सकती है, या विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स का नॉर्मल से ज़्यादा यूज किया जाता है, उससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो भी इसमें जिम्मेदार है। तो किसी भी तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, अर्थात बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ प्रिजर्व एरिया, कंजर्वेशन एरिया बनाए गए हैं, बायोस्फीयर बनाए गए हैं, वहाँ पर मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसमें विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ती है। इसी टॉपिक के अंदर फिर अपन पढ़ लेते हैं मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति जिसे कक्ष की वनस्पति कहते हैं, दलदलीय वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। दलदलीय वनस्पति की कभी कभी खास बात पूछ ली जाती है कि कौन सी वनस्पति है जिसकी जड़ें नीचे ना जाकर जमीन से ऊपर आ जाती हैं, तो उसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। यह दलदल में पाई जाती है, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा मिलती है, और वहाँ जहाँ दलदल ज़्यादा होता है वहाँ पर मैथेन गैस ज़्यादा होती है, और मैथेन को बोलते हैं मार्स गैस। कौन सी गैस कहेंगे? मार्स गैस कहते हैं। मैथेन दलदल में ज़्यादा मिलेगी और वहाँ उगने वाली वनस्पति को मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। उनके अंदर एक स्पेसिफिक लक्षण पाया जाता है कि उसके अंदर जो बीज होते हैं वो पादप में जब फल लगा रहता है उसके अंकुरण के बाद ही गिरते हैं। पहले यदि गिर जाते तो वो दलदल के अंदर फंस जाते, इसलिए वो दलदल में अंकुरित नहीं हो पाते। अतः उनमें विविपेरी या जरायुजता पाई जाती है। तो जरायुजता, विविपेरी और न्यूमेटोफोर जड़ों का पाए जाना कौन सी वनस्पति का लक्षण होता है? मैंग्रोव वनस्पति का लक्षण होता है। तो इसमें इस तरीके की बातें पढ़ लेते हैं। या इसके अंदर अपन प्रवाल भित्ति पढ़ते हैं, प्रवाल भित्ति जिन्हें अपन कोरल रीफ कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ के बारे में भी चर्चा करते हैं। प्रवाल भित्ति जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जहां पर दुनिया की दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर पाई जाती है, जहां हर तरीके के एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो बातें हैं ये सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर की जाती हैं। एक इसी में है नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रकार के जो ईंधन हैं उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन किसी भी रूप में हो सकते हैं जो हमें संसाधन जो हमें अलग अलग रूपों में मिलते हैं। जैसे हो सकता है कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। आजकल सोलर प्लांटेशन किया जा रहा है, जिसमें जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। जहाँ से एक प्रश्न उठ करके लास्ट बार एक पूछा गया था, फोटोवोल्टिक सेल का कार्य क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश वोल्टिक सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम का यूज किया जाता है। या इसके अंदर
हो सकता है कि महासागरीय ऊर्जा हो, महासागरीय ऊर्जा जो ओशियन एनर्जी है, जो कि महासागरों के अंदर जो ज्वार भाटे आते रहते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होती है। या हो सकती है कि जैव ऊर्जा है, जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी हो सकती है। बायो एनर्जी, तो बायो एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, हम खुद एक बायो एनर्जी का एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी शरीर के अंदर एनर्जी है जो सजीवों की वजह से होती है। जैसे बोझा उठाने में आप ऊंट गाड़ी है, बैल गाड़ी है, खच्चर गाड़ी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो अपन रिक्शा वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, अर्थात तांगे वगैरह यूज़ करते हैं, घोड़े का यूज़ कर लेते हैं, ये सब बायो एनर्जी के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। क्लियर बात। इसी के अंदर नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि इसके अंदर पवन ऊर्जा की बात की जाए। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा पवन चक्की चलाने में काम आती है। जिन जगहों पर अपन लाइट फिटिंग नहीं कर सकते वहां पर पवन ऊर्जा का यूज भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इनका यूज किया जा रहा है। या इसके अंदर अपन यूज कर लेते हैं, कोयला के बारे में पढ़ लेते हैं। कोयला, जैसे पूछ लेते हैं कि सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है जो जलने पर धुआं नहीं देता, तो आपने नाम सुन रखा है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, विटमनी, लिग्नाइट और पीट। तो ये कोयला के बारे में भी इसके अंदर पढ़ लेते हैं। या अपन विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक गैस हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन होती है। गोबर गैस में मुख्यतया कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस ही होती है। तो इस तरीके के यहाँ से जनरल क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधन से आते हैं। फिर इनके डेवलपमेंट के विभिन्न तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके या ये जल्दी से नष्ट ना हो जाए, इसलिए विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उन सब के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में है। एक तरह से ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कुछ साइंस की भी बातें आती हैं, कुछ ज्योग्राफी की आती हैं। जैसे एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उसमें आपको रबी खरीफ की जो फसलें होती हैं उसमें फसल चक्र क्या होता है, उसके अंदर फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन कैसे यूज किया जाता है, उसमें काम आने वाले पर्टिकुलर यंत्र कौन से होते हैं, फसल के लिए कैसी जमीन की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं, इस यूनिट के अंदर आती हैं। उसी के अंदर कुछ एक टेक्निकल शब्द भी यूज किए जाते हैं। जैसे आजकल चल रहा है GM क्रॉपिंग चल रहा है, GM क्रॉपिंग, GM क्रॉपिंग चल रहा है। GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीन रूपांतरित किस्म, जीन रूपांतरित किस्म। जैसे आपने सभी ने सुना होगा BT कॉटन, BT कॉटन सबने सुना है। BT कॉटन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप का उदाहरण है, जो विशेष प्रकार की कॉटन है जिसके अंदर कीटों से लड़ने की पावर होती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए बैसिलस थ्यूरियंसिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। यानी ऐसी क्रॉप तैयार की जा रही है जो कोई ना कोई बैक्टीरिया के रोल से बनती हैं, जो जिन पर किसी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये कीटों से लड़ने की पावर रखती है ये कॉटन, जिसे बनाने के लिए बैसिलस थ्यूरियंजेंसिस नामक कीट का यूज किया जाता है। तो पूछ लेते हैं BT कॉटन किस प्रकार की क्रॉप है, तो ये कैसी क्रॉप है, GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप होती है। BT कॉटन बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम में लेते हैं, बैसिलस थ्यूरियंजेंसिस। BT कॉटन होता है वायरस प्रतिरोधी, बैक्टीरिया प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी। तो ये कीट प्रतिरोधी, इंसेक्ट रेसिस्टेंट पावर इसके अंदर पाई जाती है। इस पर किसी भी कीट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे एक टॉक्सिक एजेंट क्राई प्रोटीन रिलीज होता है जो उस बैक्टीरिया की, उस कीट की डेथ का कारण बन जाता है। ऐसे ही BT बैंगन, BT बैंगन, तो BT बैंगन भी बनाया जाता है। और जो BT बैंगन है वो बोरेरा कीट के प्रति प्रतिरोधी होता है। कौन सा कीट, बोरेरा, बोरेरा
कीट के प्रति प्रतिरोधी होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो है उसके अंदर आयरन की मात्रा होती है और बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। बीटा कैरोटीन और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी जो राइस है वो जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसमें आयरन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा लेते हैं कि सामान्यतः चावल के अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन कौन सा चावल है जिसका उपयोग एनीमिया और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस के जो केस होते हैं उनमें यूज किया जा सकता है। तो ये गोल्डन राइस, क्योंकि किसी को रतौंधी है तो विटामिन ए की कमी है और ये बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। यदि किसी में एनीमिया खून की कमी है तो इसका अर्थ है कि उसमें आयरन की कमी है, और यदि कोई व्यक्ति नॉर्मली ये चावल खाएगा तो उसमें आयरन की पूर्ति भी हो जाएगी और विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए ये दोनों बीमारियों से छुटकारा दिला देता है, पेट भी बढ़ता है। क्लियर बात? तो इसमें इस तरीके की चीजों के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। एक पढ़ते हैं पेट्रो प्लांटेशन के बारे में। पेट्रो प्लांटेशन, देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पादपों की खेती भी की जाती है जिनसे पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं, पेट्रोल बनाया जाता है। आपने सभी ने कोई होबा जोजोबा नाम सुना हुआ होगा, जेट्रोपा सुना है, तो वो सब इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थों की खेती की करने के लिए इन प्लांट्स की खेती भी की जा रही है। यह एक होती है कि नॉर्मली एक क्लाइमेट स्मार्ट कृषि आती है। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी कि कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर समय पर फसल में होते हैं। इसके अंदर हम क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फसल प्लांटेशन कर दिया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सरसों की पैदावार है, सरसों के अंदर जनवरी के महीने में एक डिजीज आ जाता है, फंगस का इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसे कि सरसों के अंदर किट रोग कहते हैं। तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा बनने लग जाता है, सब सरसों की जो शाखाएं होती हैं वो मुड़ने लग जाती हैं। वो टेम्परेचर में गिरावट की वजह से होता है, उस टाइम पर फंगल इन्फेक्शन होता है। लेकिन हम क्यों ना वो फ्लोरिडेशन या पुष्पीकरण पहले ही करवा लें, कम समय में फ्लोरिडेशन या पुष्पीकरण करवा लें, जिसकी वजह से हमारी फसल के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार के फंगल और बैक्टीरियल, वायरल और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का भी यूज किया जाता है। क्लियर बात? तो इसमें विभिन्न तरीके के अपन पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं। कुछ जो हाइब्रिडाइजेशन है, इन हाइब्रिडाइजेशन विभिन्न प्रकार के उत्तम गुणवत्ता वाली जो स्पेसीज तैयार की जाती हैं, सुपर क्वालिटी वाली, वो इस तरीके यहाँ से की जाती हैं। उनका बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो ये कुछ पार्ट ज्योग्राफी के अंदर आता है, कुछ पार्ट साइंस के अंदर भी आता है। एक आपकी यूनिट है विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास और राजस्थान के संदर्भ में। इसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कई तरीके के प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हो सकता है कि इसके अंदर आपसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बारे में पूछ ले, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी के बारे में पूछा जा सकता है। जीन अभियांत्रिकी का मतलब होता है कि जीन की संरचना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम चेंज करके कैसे कैसे नए नए प्रोडक्ट बना दें जो मनुष्य के लिए फायदेमंद हों। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीन में मॉडिफिकेशन करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है और वो प्रोडक्ट मनुष्य के लिए फायदेमंद होता है, तब उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। जिसमें बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड न्यूक्लियर एंजाइम के बारे में पढ़ा जाता है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है पॉलीग्राफी से रिलेटेड पूछा जा सके। पॉलीग्राफी झूठ पकड़ने के लिए की जाती है
किसी भी तरीके का जब फोरेंसिक मामला होता है, अपराध से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो उसमें पॉलीग्राफी करते हैं। ये झूठ पकड़ने की एक टेक्निक होती है। या नार्को टेस्ट किया जाता है, तो नार्को टेस्ट में भी इस तरीके की टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। या आपको हो सकता है कि कोई क्लोनिंग से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न उठा लिए जाए। क्लोनिंग से रिलेटेड एक प्रश्न पहले आया हुआ भी है आरएस के अंदर। पूछने का तरीका था कि क्लोनिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनन करवाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन आए थे लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें या तो मेल भाग लेता है या फीमेल, यानी एक ही सिंगल पेरेंट भाग लेता है, दोनों भाग नहीं लेते। क्योंकि क्लोन का मतलब होता है सेल के ऐसे ग्रुप जो जीनेटिकली, जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो कोशिकाओं के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें कोशिकाओं, जिनकी जीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, वो एकदम समान होती है। तो आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो क्लोन के नाम से जाना जाता है। जिसमें आपने बहुत सारे नाम सुन रखे हैं, जैसे डॉली भेड़ नाम सुना है, डॉली है, मॉली है, पोली है। डॉली भेड़ का प्रश्न लास्ट बार आपके आया हुआ भी है आरएस प्री के अंदर। पूछने का तरीका था कि डॉली भेड़ का संदर्भ में कौन सा प्रश्न कथन गलत है। तो डॉली भेड़ एक क्लोन किया हुआ है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक इयन विल्मट के द्वारा इसे तैयार किया गया था। डॉली भेड़ की जो मृत्यु हुई थी वो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। इस तरीके के उसमें ऑप्शन आए थे। तो डॉली है, मॉली है, पोली है, ये सारे के सारे भेड़ के क्लोन हैं। ऐसे ही गाय के क्लोन भी तैयार किए गए हैं, जैसे कि रोजी गाय का क्लोन होता है। ऐसे ही कुत्ते का क्लोन हुंडस बनाया गया है। ऐसे ही सीसी काइटन बिल्ली का क्लोन बनाया गया है। ऐसे ही इंजांज ऊंट का क्लोन तैयार किया गया है। तो इनसे रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। या इसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार के जो अननेचुरल इंसेमिनेशन करवाते हैं, या यूँ कहें कि आर्टिफिशियल गर्भाधान करवाते हैं, उसमें भी यहाँ से इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। या फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड भी प्रश्न उठा लेते हैं। फिंगर प्रिंटिंग, तो फिंगर प्रिंटिंग का कोई क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो सर एलेक्स जेफरी के द्वारा इसके बारे में बताया गया। इंडिया के अंदर डॉक्टर कश्यप लेके आए थे, डॉक्टर लालजी सिंह लेके आए थे। फिंगर प्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसमें RFLP होता है, RFLP। और इसके प्री के पेपर के अंदर भी है ये शब्द कि फिंगर प्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की सरकार क्या रोल निभाती है, या राजस्थान के अंदर कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए गए हैं जिनकी वजह से ये टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो इसमें इस तरीके के टॉपिक आते हैं। ये हमने आपको एक समराइज के रूप में कि कौन से टॉपिक में क्या क्या अपन बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड अपन ने चर्चा की। तो ये अपन टॉपिक जब भी क्लास होगी डिटेल में एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे क्लास के अंदर। थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।